गुड इवनिंग। आप देख रहे हैं एक स्पेशल टेलीकास्ट यहाँ ईटी नाउ स्वदेश पे। शो का नाम है बाजार 360। 360 डिग्री एनालिसिस आपको मार्केट का यहाँ पे इस शो में मिलेगा। अगर आप पोजिशनल ट्रेडर हैं, आप इन्वेस्टर हैं, आप कंफ्यूज्ड हैं, बहुत सारे एलिमेंट्स मार्केट के माइंड पे इस समय प्ले आउट हो रहे हैं, आपको क्या करना चाहिए और ईच एलिमेंट को आपको कैसे देखना चाहिए, उसका पूरा एनालिसिस। हमारे साथ स्पेशल पैनल जुड़ रहे हैं गेस्ट के, जो फंडामेंटल, टेक्निकल, मैक्रो आपको हर तरह से एक्सप्लेन करेंगे कि इस मार्केट में इस समय क्या हो रहा है। कुणाल बोथरा हमारे साथ टेक्निकल्स में हैं, जिगर मिस्त्री बॉयन कैपिटल के हमसे बात करेंगे बाजार के फंडामेंटल्स पे। मनीष डांगी जो मैक्रो इन्वेस्टर हैं, साथ में संदीप टंडन जो कि क्वांट एएमसी के फाउंडर हैं। कुणाल, मैं सबसे पहले आपसे स्टार्ट करूंगा और हम सिर्फ इस समय फॉर अ मोमेंट मार्केट की निफ्टी की बात करेंगे। निफ्टी में जैसा हम सुबह बात कर रहे थे, करीब करीब 16,400 16,360 के आसपास बेस बना के, जो पहले भी एक बार वो टेस्ट कर चुका है, उसी का जोन, बहुत ज़बरदस्त रिबाउंड आया। ये तो खैर इंटरडे रिबाउंड था, लेकिन मैं आपका ओवरऑल व्यू, एक थोड़ा पोजिशनल व्यू निफ्टी पे जानना चाहूँगा। आपको क्या लगता है, प्रोबेबिलिटी है आपकी कि 16 के आसपास की बाजार जा सकता है या 16 के नीचे, या आपको लग रहा है कि इस जिस तरह से पुल बैक्स आ रहे हैं अच्छे, अब ये ईच पासिंग डे के साथ प्रोबेबिलिटी कम होती जा रही है और बाजार अपवर्ड्स देख रहा है? आपको निफ्टी के चार्ट्स पे क्या व्यू है कुणाल? धन्यवाद अजय जी, मैं शो में इनवाइट करने के लिए। पहले तो आई थिंक मेरा ऐसा मानना है कि मार्केट का जो सेटअप है वो बहुत इंटरेस्टिंग हो चुका है। ये क्या हुआ था लास्ट 10-15 डेज में, जब इंडेक्स में सेलिंग आई थी, और काफी सारे स्टॉक्स में जब सेलिंग आई थी, तो काफी सारे स्टॉक्स सेक्टर्स वो ओवरसोल्ड टेरिटरीज में आ गए हैं। उस लिहाज से मुझे ऐसा लग रहा है कि अब एक फेज आ रहा है जिसमें सेक्टर रोटेशन हो रहा है। तो जो सेक्टर्स जो वीकनेस दिखा रहे थे, वो हो सकता है कि स्टॉक्स या सेक्टर्स वो वीकनेस ना दिखाए, उनमें एक शॉर्ट कवरिंग आ जाए। और जो पॉसिबल है कि जो स्ट्रॉन्ग सेक्टर्स थे, जैसे कि बैंक निफ्टी फॉर एग्जांपल, आज हमने देखा कि बैंक निफ्टी ने अंडर परफॉर्म किया काफी सारे अदर सेक्टर्स को। सो मेरा ऐसा मानना है कि शायद हो सकता है हम एक उस जोन में आ जाए जहां पे सेक्टर चर्न्स हो सकते हैं। इंडेक्स टेक्निकली जब बॉटम बनाता है, जब हमने देखा काफी बार कि जब डबल डिप होता है या एक डबल टेस्ट होता है बॉटम का, तब वो एक रियल टेस्ट होता है इंडाइसेस के लिए। वो दर्शाता है कि बायर्स की इंटेंसिटी और मोमेंटम कितनी स्ट्रांग है। टेक्निकली अगर मैं निफ्टी की चार्ट्स की बात करूं खाली, तो फिर जो दो बड़े गैप रेजिस्टेंस है जो चार्ट्स में भी हम देख रहे हैं, कि एक पहला जो है वो 16,850 और 17,000 के आसपास, और दूसरा जो है वो 17,500 से 600 के आसपास है। ये दो बहुत बड़े गैप रेजिस्टेंस है। सो हम उस फेज में जा रहे हैं जहां पे बाउंसेस आ सकते हैं। शॉर्ट टर्म का 2 से 3 दिन का एक शॉर्ट टर्म ट्रेंड बन सकता है इंडाइसेस में। बट जो बड़ा ब्रेकआउट इंडाइसेस में आएंगे, जो हम इंडिकेटर्स में भी देख रहे हैं कि वो जो इंडिकेटर है लोअर ग्रेड पे, वो भी बुलिश नहीं हुआ है, वो बहुत इंटरेस्टिंग इंडिकेटर है। अगर वो बुलिश हो जाता है, तब हम कह सकते हैं कि इंडेक्स की जो ट्रेंड है वो सुधर चुकी है, और आने वाले नॉट जस्ट फ्यू डेज बट काफी सारे हफ्तों के लिए मार्केट का ट्रेंड इंप्रूव हो सकता है। फेयर पॉइंट। सो कुणाल बेसिकली बात ये कह रहे हैं कि 2 से 3 दिन या एक्सट्रीम शॉर्ट टर्म 1 हफ्ता 10 दिन वाला पॉजिटिव ट्रेंड है, लेकिन जो बड़ा रिवर्सल है उसमें अभी समय है, अभी इंडिकेटर ऐसा नहीं दिखा रहे। जिगर से जानते हैं। जिगर, आप इस पूरे मैटर को अगर आप देखें तो हम 6 महीने से एक तरीके से करेक्टिव साइडवेज मूव में हैं। बाजार के वैल्यूएशंस, चाहे वो आपका यूक्रेन इशू ट्रिगर्ड फॉल हो, क्रूड का 105 चला जाना और इंडिया पे इम्पैक्ट हो, जो भी ट्रिगर, नेगेटिव ट्रिगर कुछ भी हो, बट क्या वैल्यूएशंस अट्रैक्टिव जोन में आ गए ब्रॉडर मार्केट एज वेल एज बेंचमार्क इंडिसेस के, या नहीं आपके हिसाब से? नमस्कार अजय, आपके शो में बुलाने के लिए बहुत धन्यवाद। इसको अगर हम थोड़ा पारंपरिक दृष्टिकोण से देखें तो हमको लगेगा कि ये स्थिति काफी अस्थाई है, किंतु मूल्यता आपको इसको दो विभिन्न हिस्सों में देखना पड़ेगा। एक जो हिस्सा है जिसका आकलन निश्चित तरीके से होना करीब करीब नामुमकिन है, तो आप रशिया यूक्रेन का टकराव मान लीजिए, कि एफआईआई आउटफ्लो मान लीजिए, या आंतरिक निवेश जो डोमेस्टिक लिक्विडिटी की सिचुएशन है, इसको हम उस श्रेणी में रखेंगे जिसका आकलन निश्चित रूप से करना थोड़ा सा मुश्किल है। और एक वो हिस्सा है जो यथोचित यकीन से हम जानते हैं, वी नो विथ रीजनेबल सर्टेनिटी, कि ये हम जैसे भारत का अर्थशास्त्र है, उसमें हमारी जो पहचान है, जो हमारी समझ है, वो रीजनेबली स्ट्रांग है। तो अगर हम उस हिस्से की बात पहले करें जिसका आकलन थोड़ा मुश्किल है, तो रशिया जो समस्या का निवारण चाहते हैं वो थोड़ी
सभ्यतागत है, इट्स अ सिविलाइजेशनल इश्यू, और उसका निवारण जो हम इक्विटी में लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव जो जानते हैं उतने में होना शायद मुमकिन ना हो। अगर वैसा होता है तो ये अप्स एंड डाउन्स जो ऊपर नीचे बाजार का चलन है वो चलता रहेगा। किंतु भारत का सीधा आयात और निर्यात इस क्षेत्र में इतना प्रभावित नहीं होता है। संभवतः खनिज तेल अगर बढ़ते दाम हैं जिसके, तो उसकी कुछ आपत्ति हमें जरूर देखनी पड़ेगी, बट वो काफी हद तक मैनेजेबल है। दूसरा, अगर विदेशी निवेश का हम चलन देखें तो हम पाएंगे कि लास्ट 5 महीने से वो काफी नेगेटिव जोन में है। किंतु इसको भी देखने का हमारा पर्याय ये है कि फ्लोज एक्चुअली फॉलोज फंडामेंटल। अगर आप खाली फ्लो ट्रैक करेंगे तो आप पाएंगे कि आपको एक यूनिक डायरेक्शन नहीं मिलेगी, पर एज लॉन्ग एज फंडामेंटल स्ट्रांग है, मूल्यतः अगर भारत की स्थिति काफी सशक्त है, तो फ्लोज विल इवेंचुअली फॉलो। ये हमेशा से होता चला आ रहा है। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है आंतरिक लिक्विडिटी, जो डोमेस्टिक लिक्विडिटी का सवाल है। अगर आप पाएंगे कि लास्ट फ्राइडे सेबी का सर्कुलर था जो एफएनओ पे लिमिट्स बढ़ाने की बात थी, वो 1 महीने के लिए विलंबित कर दिया गया है, तो उसका निश्चित ही फायदा होगा। और उसके सामने आपका एलआईसी का आईपीओ है और कैपिटल गेन टैक्स की आखिरी किस्त भरने की तारीख है। तो इस सब का समीकरण हम एक साथ जोड़ेंगे तो पाएंगे कि ये काफी चीज अप इन द फ्लक्स है। पर आप एक जो संभवतः जो एक चीज जो आप निश्चित तौर पे जानते हैं वो ये है कि भारत की अर्थव्यवस्था जो है वो लास्ट 15 साल में इतनी सुनिश्चित नहीं दिख रही थी जितनी आज दिख रही है। तो आप प्रोज एंड कॉन्स अगर वे करेंगे तो आप पाएंगे कि जो नॉइस है, जो शोर चलता रहता है, उसको अगर एक किनारे करके देखें तो लॉन्ग टर्म फंडामेंटल्स काफी स्ट्रांग है। तो हम तो उस लिहाज से इसको देख रहे हैं कि जो भी अपॉर्चुनिटी हमें मिल रही है वो निवेश करने की अपॉर्चुनिटी। फेयर पॉइंट। ये जो लास्ट लाइन थी ना आपकी, बेसिकली ये था जिस्ट कि इस समय बाजार में अच्छी लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटी इन्वेस्ट करने की बन रही है। संदीप, आपका क्या व्यू है? आप बाजार की वॉलेटाइल टाइम्स में किस तरह के नाम ऐड कर रहे हैं अपने पोर्टफोलियो में? आपको लग रहा है कि एक बॉटम बन रहा है, एक प्रोसेस ऑन है? बिग पिक्चर व्यू क्या है आपकी? देखिए, मैं हमेशा बोलता हूँ कि जब भी कोई वॉर जैसी सिचुएशन या एक्स्ट्रॉर्डिनरी इवेंट्स होते हैं तो कोई भी इंडेक्स या प्राइस लेवल का रेलेवेंस नहीं होता है। ओके, वो नया लो बना सकते हैं या कोई पॉजिटिव डेवलपमेंट होता है तो नया हाई भी आ सकता है। बट हमको अगर फियर को गेज करना है तो हम लोग बहुत सारे डेटा पॉइंट्स देखते हैं, उसमें ग्लोबल वॉलिटी को काफी एम्फेसिस देते हैं कि ग्लोबल वॉलिटी किस तरह स्पाइक कर रही है। ओके, अगर हम वो ग्लोबल वॉलिटी इंडेक्स की बात करें, जैसे विक्स की बात करते हैं यूएस के लिए, S&P के लिए, चाहे इंडिया के लिए बात करें, तो हमको जो इवेंट लास्ट थर्सडे फ्राइडे को अनफोल्ड हुआ, लास्ट थर्सडे को ग्लोबल वॉलिटी जो एक्स्ट्रॉर्डिनरी लेवल पे स्पाइक करी, वहां से थोड़ा कम हुआ है। वो क्या इंडिकेट करता है कि एक जो पीक बनना था वॉलिटी का वो बन गया है। ओके, वो ये भी इंडिकेट करता है जो फियर का भी एक पीक था वो फियर का भी एक पीक बन गया है। ओके, बट क्या ग्लोबल वॉलिटी सेटल हो गई है? आंसर इज नो। ओके, सेटल नहीं हुई है। जब तक वो 20 के नीचे नहीं आती तो स्टेबिलिटी नहीं आएगी, वॉलिटी मेंटेन रह सकती है, लेकिन एक्स्ट्रॉर्डिनरी फियर, एक्स्ट्रॉर्डिनरी क्राइसिस, वो डेटा देख के लगता है कि वो वी हैव पास दैट फेज। ओके, तो ये लेवल पे अपॉर्चुनिटी बनती है पार्टिसिपेट करने की, कि अपने को दिखता है कि फियर का लेवल हमने पीक आउट कर लिया है। ओके, और जब सब कुछ खराब लगता है, डेटा पॉइंट्स खराब हो जाते हैं, लेवल्स ब्रेक हो जाते हैं, माइंडसेट डिस्टर्ब होता है, तो तभी अपने इंडिकेटर्स काम आते हैं कि किस तरह हम कैपिचुलेशन देखें, किस तरह हम फियर देखें, किस तरह वॉलिटी का डेटा पॉइंट्स देखें। जो मल्टीपल डेटा पॉइंट्स हम लोग देखते हैं वो उसी डायरेक्शन में इंडिकेट करता है, या तो हमने थर्सडे को बॉटम देख लिया है, या हो सकता है कि हम बॉटम को रीटेस्ट भी करें। ओके, मे बी आजकल के अंदर ही, और वहां से एक शार्प अपमूव भी मिले, क्योंकि मार्केट एकदम लाइट होता जा रहा है और अभी किसी को पार्टिसिपेट करने का व्यू ही नहीं है। जो बाय ऑन डिप का रैली का जो माइंडसेट था बिगनिंग ऑफ द ईयर से, अभी वो सेल ऑन रैलीज का हो गया है। एक माइंडसेट ही आपका चेंज हो गया है। वो माइंडसेट में अगर आपने को ये अपॉर्चुनिटी को कैपिटलाइज करना है तो जब फियर एक्स्ट्रॉर्डिनरी हो तो जरूर पार्टिसिपेट करना चाहिए। वो जो डेटा देख के हमको समझ में आता है। बिल्कुल, आपका ये कहना है कि बाजार बहुत लाइट हो गया है, अब इस समय पार्टिसिपेट करना चाहिए। शायद रीटेस्ट भी हो सकता है लोज का,
लेकिन उसके नीचे जाना मुश्किल है और यहाँ से अपसाइड लग रही है। लेकिन एक हमारे पैनलिस्ट हैं जो अभी भी कॉशियस हैं और उनका ये कहना है, उनका ये व्यू बन रहा है कि मैक्रो कंसर्न्स हैं अभी बाजार में और कॉशियस रहना चाहिए। मनीष, आप तो मैक्रो स्ट्रेटेजिस्ट हैं और मैक्रो इन्वेस्टर हैं, आप बताइए बाजार में ऐसे कौन से एलिमेंट्स आपको चिंताजनक लग रहे हैं जिसकी वजह से आप कॉशियस रहने का एडवाइस कर रहे हैं क्लाइंट्स को? बेसिकली मैक्रो जो नैरेटिव है वो तीन हमारे सबसे बड़े स्पीड ब्रेकर्स हैं अभी हमारे देश के लिए, इक्विटी मार्केट्स के लिए या जनरली रिस्क ऑन के लिए। तो एक जो आपने बताया कि क्रूड, अब उसके भी कई सारे रीजन है बट मोस्टली सप्लाई जो उसकी बहुत लिमिटेड है। तो ये शॉर्ट टर्म नहीं है, मैं काफी महीनों से इस बारे में बात कर रहा हूँ कि हो सकता है कि कुछ सालों तक क्रूड जो है वो उन लेवल्स पे रहे जिसके लिए हम कंफर्टेबल नहीं है और हमारे देश की ग्रोथ के लिए वो अच्छा नहीं है। हालांकि कई सारे देश इससे बेनिफिट करते हैं, लेकिन कई सारे देश जैसे यूरोप हुआ, चाइना हुआ, इंडिया हुआ, उससे उसका बड़ा नुकसान होता है क्योंकि हम बहुत बड़ा अमाउंट क्रूड का आज का जो भाव है उस हिसाब से हम 4.5% अपने जीडीपी का जो है वो क्रूड पे खर्च करते हैं, बाहर से क्रूड इंपोर्ट करके। तो अगर क्रूड इस लेवल पे सस्टेन करता है अजय, और इनफैक्ट मेरा व्यू है कि हो सकता है कि इन जियोपॉलिटिकल टेंशंस के अंदर क्रूड यहाँ से ऊपर जाए तो वो हमारे लिए एक बहुत बड़ा स्पीड ब्रेकर हो सकता है, रिस्क के लिए भी और ग्रोथ के लिए भी। दूसरा, उसके अगर ये सॉल्व होता है तो हमको फिर दूसरा स्पीड ब्रेकर को फेस करना पड़ेगा और वो है कि यूएस अपने इन्फ्लेशन के कंसर्न्स की वजह से बड़ी तेजी से इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ा सकता है। तो अगर वहां पे इंटरेस्ट रेट बहुत तेजी से बढ़ती है तो जब जब ऐसा होता है तब तब इमर्जिंग मार्केट्स और खास करके हमारे जैसे देश जो बाहर की कैपिटल के ऊपर एफडीआई के पैसे से हमारा इन्वेस्टमेंट और हमारा मार्केट्स बहुत ज्यादा अफेक्ट होता है। उसकी वजह से वो दूसरा बहुत बड़ा कंसर्न हो सकता है अगर वो इंटरेस्ट रेट्स काफी तेजी से टाइट हो। और तीसरा जो स्पीड ब्रेकर है जो इमीडिएटली अभी लग रहा है और लेकिन वो हो सकता है कि पूरे अगले काफी सालों तक रहे, वो ये जो वॉर गेम्स जिसको हम अभी देख रहे हैं, काफी महीनों से मैं इस बात के कई प्लेटफॉर्म्स में मैंने इसकी बात करी है कि हम उस माहौल में अजय घुस रहे हैं जहाँ पे ऐसा हो सकता है कि हर साल 2 साल में कुछ न कुछ कहीं न कहीं इस तरह के नेशन स्टेट्स के बीच में जो है वो लड़ाई झगड़े चलते रहे। अभी वो जो यूरोप में यूक्रेन और रशिया के बीच में हो रहा है, कुछ सालों में या कुछ महीनों बाद में ऐसा हो सकता है कि ताइवान के इशू को लेकर के हो, यानी कि ईस्ट जापान या रादर ईस्ट चाइना सी में कुछ हो। हमारे देश में भी जो हमारा नॉर्दर्न नेबर है, ये सब कुछ लिंक्ड है अजय, दैट जो डोकलाम हुआ, उसके बाद में लद्दाख हुआ, और अब किस तरीके से हमारे जो रिश्ते जो है वो चाइना से धीरे धीरे कमजोर हो रहे हैं। तो हम उस जमाने में, उस समय में घुस रहे हैं अजय, जो पिछले 20, 30, 40 सालों से डिफरेंट है, जिसके अंदर पुराने तरीकों से जो देश हैं एक दूसरे से झगड़े कर रहे हैं। तो ये जो सारा सेटअप है ना अजय, क्रूड हो गया, फाइनेंशियल कंडीशंस हो गई यूएस डॉलर को लेकर के और यूएस रेट्स को लेकर के, और फाइनली जो ये वॉर गेम्स हैं, ये सब चीजों में के सेटअप के अंदर रिस्क बहुत आपको अच्छे से रिवॉर्ड करता नहीं है। इसलिए मेरा व्यू पिछले 5-7 महीनों से यही है कि इन्वेस्टर्स ने काफी पैसा बना लिया है, तो इसलिए उनको थोड़ा सा रिस्क ऑफ में रहना चाहिए। ठीक है, नहीं एकदम सही बात है, आपकी बात एकदम सही है कि मैक्रो कंसर्न्स हैं, स्पीड ब्रेकर्स हैं 3 आपकी नज़र में, इसलिए थोड़ा कॉशियस रहना चाहिए इस बाजार में। लेकिन बाजार इस समय कुछ हद तक शायद इन स्पीड ब्रेकर्स को ऑलरेडी प्राइस इन कर रहा है और इनवाइटिंग हो रहा है, जैसे कि हमारे बाकी एनालिस्ट बोल रहे थे, जिगर बता रहे थे, इनफैक्ट संदीप भी बोल रहे थे कि थोड़ा थोड़ा अब बाजार में अप्रोच करना चाहिए, लाइट हो गया है। बैंक निफ्टी की बात करते हैं कुणाल के साथ। कुणाल, मैं आपसे बैंक निफ्टी पे थोड़ा और डिटेल में बात करना चाहूँगा चार्ट को लाके। आज के बाजार में भी जो स्ट्रॉन्ग रिबाउंड आया उसमें बैंक निफ्टी बहुत रिलेक्टेंट था, बहुत हिचक के चल रहा था। सेंसेक्स निफ्टी में तो बड़ा रिबाउंड था, लेकिन बैंक निफ्टी में बहुत छोटा रिबाउंड था और बहुत पार्ट्स ऑफ बैंक निफ्टी अगर आप देखें, एचडीएफसी बैंक ही नहीं चल रहा था फॉर दैट मैटर, पार्टिसिपेशन लो है। आपको इसके ऊपर क्या राय बन रही है आपकी बिग पिक्चर व्यू क्या है? नॉट इमीडिएट शॉर्ट टर्म इंटरडे, लेकिन अगर हम 15 दिन की बात करें या पूरी सीरीज की बात करें, मार्च सीरीज की, तो आप कौन से लेवल्स देख रहे हैं?
तो आई थिंक इसमें दो टाइप के व्यू उभर के आएंगे। पहले तो अजय, हमने देखा है लास्ट 1.5 मंथ में बैंकिंग स्टॉक्स में डेफिनेटली आउट परफॉर्म किया है निफ्टी आईटी इंडेक्स से कंपेयर करें, बिकॉज निफ्टी आईटी इंडेक्स एक हॉट एंड स्पाइसी सेक्टर था टिल द एंड ऑफ 2021, समहाउ स्टार्ट ऑफ 2022 बैंकिंग स्टॉक्स में वो तेजी हमने देखी और वो सेक्टर रोटेशन एक ऑब्वियस तरीके से हमने देखा है। बट बैंकिंग स्टॉक्स की जब बात करें या इंटरनल्स की बात करें तो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स एक बड़े अंडर परफॉर्मिंग जोन में है। हम एचडीएफसी बैंक की बात करें, मैं उनमें और 3 स्टॉक्स ऐड करूंगा जो शायद अंडर परफॉर्मिंग क्लासिफाई करे, वो रहेंगे कोटक बैंक, एक्सिस बैंक टू अ मच लार्जर एक्सटेंट, और कहीं ना कहीं इवन एसबीआई इन द लास्ट आई थिंक 1.5 मंथ हैज स्टार्टेड टू अंडर परफॉर्म। सो बैंक निफ्टी की अंडर परफॉर्मेंस का जो मेन रीजन है, ये टेक्निकली अगर हम देखें तो ये जो 3 गैप्स जो हमको दिख रहे हैं स्क्रीन पे, ये बहुत क्रूशियल गैप रेजिस्टेंसेस है। निफ्टी में जैसे कि 2 गैप है, बट बैंक निफ्टी में 3 गैप रेजिस्टेंसेस है। तो ये इंडिकेट करता है कि बैंक निफ्टी में रेजिस्टेंस है वो काफी स्टिफ है, और बैंक निफ्टी को करने के लिए हम सेक्टर इंटरनल्स की जब बात करें तो काफी सारे स्टॉक्स की मदद लगेगी ना। पहले जब 2021 में जब निफ्टी फुल स्विंग पे था, तब आईसीआईसीआई बैंक और एसबीआई 2 स्टॉक्स थे इंडिविजुअल बैंकिंग स्पेस में, प्राइवेट एंड पब्लिक पीएसपी बैंक्स रिस्पेक्टिवली, जो बहुत ज्यादा आउट परफॉर्म कर चुके थे। तब हमने इतना ज्यादा एम्फोसिस नहीं दिया कि एचडीएफसी बैंक, कोटक बैंक और बाकी सारे स्टॉक्स अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। बट फिलहाल अब हम ऐसे जोन पे हैं जहां पे हम ज्यादा प्रेशर या ज्यादा आईसीआईसीआई बैंक और एसबीआई पे प्रेशर नहीं डाल सकते। हमको काफी सारे अदर बैंकिंग स्टॉक्स की भी मदद लगेगी, वो फिलहाल मिसिंग फैक्टर है। जब तक ये मिसिंग फैक्टर कंप्लीट नहीं होता है, काफी सारे प्राइवेट सेक्टर बैंक्स उभर के नहीं आते, तब तक मेरा ऐसा मानना है कि शायद बैंक निफ्टी में जो मूड रहेगा वो मिक्स्ड रहेगा। बट अगर बैंकिंग स्टॉक्स में ज्यादा प्राइवेट सेक्टर बैंक स्पेसिफिकली अगर ज्यादा कम बैक कर जाए तो मेरे अनुमान से आई थिंक 38,000 40,000 ये सारे लेवल्स भी अपसाइड में ब्रेक हो सकते हैं। सो सबसे इंपॉर्टेंट पैटर्न है टेक्निकली ना ही देख के, इसको सबसे इंपॉर्टेंट पैटर्न बैंक इंडेक्स में देखना कि प्राइवेट सेक्टर बैंक्स कोहेसिव यूनिट की तरह कब परफॉर्म करें। देखिए, जिगर जो है वो फाइनेंशियल्स को बहुत क्लोजली देखते हैं। जिगर, आप बताइए कि आपको इसमें इस समय अट्रैक्टिव लेवल्स लग रहे हैं प्राइवेट सेक्टर लेंडर्स के और पीएसयूज भी फॉर दैट मैटर? 4-5 टॉप बैंक्स, एसबीआई, बीओबी, पीएनबी, यूनियन बैंक, क्या ज़बरदस्त नंबर्स आए थे बहुत इन सब में से। तो आप लेंडर्स को कैसे अप्रोच करेंगे? आपको अट्रैक्टिव लग रहे हैं पोर्टफोलियो के लिए? जी बिल्कुल अजय, इसमें लोग 2 चीज की गलती करते हैं मेरे लिहाज से। एक गलती ये है कि आप मानते हैं कि जब भी ब्याज की दर ऊपर जा रही है तब बैंकिंग सेक्टर स्टॉक अंडर परफॉर्म करते हैं। अब ये बात सही है, बट इसको आपको परिप्रेक्ष्य में देखना होगा, नॉट जस्ट ऑफ द ओल्ड इंटरेस्ट रेट राइजिंग साइकिल, पर लास्ट 5 या 6 वर्षों में क्या हुआ है। आपका बैंक का एसेट क्वालिटी रिव्यू हुआ 2015 में, डीमॉन 2016, जीएसटी 2017, आईएलएफएस क्राइसिस 2018 और 2020 और 21 में पेंडेमिक। उसके चलते जो बैंक बैलेंस शीट्स में क्लीन अप हुआ है वो अनपैरेलल्ड है। तो मेरे हिसाब से क्योंकि अभी विदेशी निवेश का आउटफ्लो चल रहा है, और अगर आप टॉप 10 कंपनीज देखेंगे उसमें से टॉप 6 कंपनीज आर फाइनेंशियल्स, तो वो वही बेच रहे हैं जो उनके पास है, और इसलिए बैंक स्टॉक्स में आप रिकवरी नहीं देख पा रहे हैं। मेरे हिसाब से अगर मुझे क्लियर कट अपसाइड का केस बनाना है, आई विल बी वेरी हैप्पी टू मेक देम ऑन द बैंकिंग नेम्स, प्राइवेट सेक्टर फॉर श्योर, पर कुछ काफी गिने चुने पीएसयू बैंक्स भी बहुत इंटरेस्टिंग है। हमारे पोर्टफोलियो में ज्यादातर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया करीब ऑलमोस्ट 3 साल से है, और कैनरा बैंक भी काफी टाइम से है। राइट, चलिए, ये तो आपकी बात हो गई कि ज़रूर देखना चाहिए सेलेक्ट बैंक्स को, फाइनेंशियल्स को। संदीप से ये पूछते हैं कि उन्हें कहाँ पे कंफर्ट आ रहा है। इनफैक्ट उन्होंने कहा कि बाजार लाइट हो गया है और धीरे धीरे आपको पोर्टफोलियो एलोकेट करना चाहिए। तो अगर कुछ स्पेसिफिक्स की बात करें संदीप, कौन से एरियाज में आपको इतना कंफर्ट आ रहा है जहाँ पे आप एंट्री लेने का मूड बना रहे हैं? देखिए, 2 चीजें, इससे पहले सेक्टर से बात करने से पहले हम एक चीज मैक्रो और देखते हैं कि जब भी कोई तरह का एक्स्ट्राऑर्डिनरी इवेंट होता है और पर्टिकुलरली वॉर जैसी सिचुएशन होती है, तो इमर्जिंग मार्केट करेंसी जो सबसे पहले कि आपको एक इंडिकेट करता है, उसमें बड़ी वीकनेस देखने को मिलती है। इनफैक्ट इस बार कुछ भी ऐसा नहीं हुआ है लास्ट 1 महीने में। इनफैक्ट जो दिसंबर और जनवरी में जिस तरह से इमर्जिंग मार्केट करेंसी में वोलेटिलिटी आई थी और इनमें वीकनेस आई थी, वो सब करेंसीज डिप्रिशिएट हुई थी, उस तरह का भी डिप्रिसिएशन इस बार हमको देखने को नहीं मिला है। तो करेंसी मार्केट आपको बहुत क्लियर मैसेज दे रही है कि ये कोई बड़ा क्राइसिस नहीं है, ये कोई वॉर जैसा सिचुएशन नहीं है, छोटा सा इन्वेजन है,
ओके, तो हमको वॉर और इन्वेजन में डिफरेंशिएट करना चाहिए बहुत क्लैरिटी के साथ में कि आपका एक्स्ट्राऑर्डिनरी वॉलिटी नहीं है, बाजार में दिखा रहा है, करेंसी नहीं दिखा रहा है, क्रूड में नहीं दिखा रहा है, नेचुरल गैस में नहीं दिखा रहा है, जो रशिया बड़ा सप्लायर है यूरोप को। तो अगर हम ये बिग मैक्रो पॉइंट देखेंगे ना, तो आपका जो फियर है ना, जो लोगों के मन में है, वो सबसाइड हो जाता है। तो वो अपॉर्चुनिटी देखते हुए, जैसे हम लोग छोटे निवेशक की बात करते हैं, तो ये तो अपॉर्चुनिटी है, पार्टिसिपेट करना चाहिए। और यहाँ पे ऑब्वियसली सबसे पहले अपॉर्चुनिटी हमेशा लार्ज कैप पे आएगी। तो हमारा फोकस तो अभी भी मेटल स्टॉक्स के ऊपर है, क्योंकि ये पूरा ग्लोबली इन्फ्लेशन का ये स्ट्रक्चर बुल रन है। तो कमोडिटी स्टॉक्स हमको बहुत क्लोजली देखने चाहिए। लोगों का माइंडसेट है कमोडिटी स्टॉक्स वॉलेटाइल होते हैं, कमोडिटी में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए। तो मेटल्स हो गया, शुगर हो गया, या कोई भी तरह का, और जो भी यूजर इंडस्ट्रीज है कमोडिटीज को, उनको अवॉइड करना चाहिए। तो एक लार्जर थीसिस समझ में आती है कि अगले 8-10 साल का या 5 साल का हम पोर्टफोलियो। राइट, ऑलराइट। संदीप कह रहे हैं सेलेक्ट मेटल काउंटर्स को देखना चाहिए। अगर सेलेक्ट स्टॉक्स की बात करें कुणाल, तो अब बात करते हैं एक्शन की। आपकी बाइंग लिस्ट पे या सेलिंग लिस्ट पे, पहले तो बताइए आपकी बाय लिस्ट है कि सेल लिस्ट है, और कौन से स्टॉक्स हैं, अगर आप बता सकें कुछ स्टॉक कॉल्स पोजिशनल व्यू में। मेरी लिस्ट बाइंग की है, बिकॉज मेरा ऐसा मानना है कि वॉलिटिलिटी आने वाले कुछ एक दिनों तक, एटलीस्ट नेक्स्ट 1 to 2 वीक्स से शायद स्टेबल हो जाएगी। तो उस लिहाज से मैं 3 डिफरेंट स्टॉक्स को पिक करूंगा, और 3 डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ चार्ट्स है। जो पहला है वो मेटल स्टॉक्स पे टाटा स्टील, आई थिंक बहुत ही क्लासिकल ब्रेकआउट है। एक कोहेसिव यूनिट काइंड ऑफ अ ब्रेकआउट आया काफी सारे मेटल स्टॉक्स में। टाटा स्टील में हम देखें तो एक 6 से 7 मंथ ओल्ड पुरानी जो ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस थी, जो काफी हर्डल क्रिएट कर रही थी स्टॉक के लिए, वो आज ब्रेकआउट हो गई है टाटा स्टील में 1220 के ऊपर जब उसने क्लोज किया। तो इसको एक हम ऐसा कहेंगे कि एक रेंज पैटर्न ब्रेकआउट और एक डाउनवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड ब्रेकआउट है टाटा स्टील के लिए। इसका टारगेट करीबन 1350 आ जाएगा ट्रेंड लाइन के हिसाब से। स्टॉप लॉस रख सकते हैं 1135 का। जो सेकंड स्टॉक है वो बहुत ही लो बीटा स्टॉक है, और हम देखते हैं कि वो स्टॉक एक कंसिस्टेंट अप ट्रेंड में है, और उसमें इनहेरेंट जो वॉलिटिलिटी है वो काफी लो है। वो है पावर ग्रिड। पावर ग्रिड की चार्ट की बात करें तो लास्ट मार्च 2020 लो से एक क्लासिकल अप ट्रेंड है। तो एक ब्यूटीफुल सा एक अप ट्रेंड है। लगातार स्टॉक बार बार उस लोअर एंड ट्रेंड लाइन पे आता है, करेक्शन कंप्लीट हो जाते हैं, और स्टॉक वापस से एक अप ट्रेंड पे आता है। तो उस लिहाज से मुझे ऐसा लग रहा है पावर ग्रिड पे भी रिस्क रिवॉर्ड काफी बढ़िया बन सकता है। स्टॉक हालांकि फ्राइडे लास्ट हाफ एन आवर में, मंडे लास्ट हाफ एन आवर में काफी चल गया था, बट मेरा ऐसा मानना है कि अगर टारगेट शॉर्ट टर्म के लिए रखे तो करीबन 216 से 220 के आसपास टारगेट का रेंज रख सकते हैं। स्टॉप लॉस इसमें रख सकते हैं 200 का। और थर्ड स्टॉक जो मैं एंटिसिपेट करूंगा, जिसमें मैं कॉन्ट्रा अप्रोच रखूंगा, वो रहेगा कोफोर्ज, मिड कैप आईटी नेम। अगर हम चार्ट पैटर्न की बात करें तो एक इंटरेस्टिंग इंडिकेटर ब्रेकआउट जो हम कहते हैं टेक्निकली, इचिमोकू पैटर्न विजिबल आ रहा है। कोफोर्ज का टारगेट रहेगा 5000, स्टॉप लॉस 1। राइट, वेरी क्विकली जिगर, 30 सेकेंड्स, कोई स्टॉक्स और सेक्टर्स या कोई बहुत इंपॉर्टेंट थीम आपको अच्छा लग रहा है इस लेवल पे ऐड करना चाहिए पोर्टफोलियो में? जी, बैंकिंग हमारी बात हुई। कमोडिटी में हमें वेदांता पसंद है, गुजरात फ्लोरोकेम इन केमिकल्स पसंद है, और मिड कैप आईटी में साइंट और फर्स्ट सोर्स पसंद है। एक्सेलेंट, बहुत ही बढ़िया। तो ये था एक बहुत ही स्पेशल टेलीकास्ट अपने व्यूअर्स के लिए, माइक्रो और मैक्रो समझाते हुए आपको स्टॉक पिक्स का तड़का लगा के हमारे सारे गेस्ट ने बताया कि इस समय बाजार को एक बड़ी दृष्टि और एक्शन ओरिएंटेड किस तरह से देखना चाहिए। सभी को, मनीष, जिगर, कुणाल एज वेल एज संदीप, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद आज हमसे बात करने के लिए। गुड बाय।